ज़राअत के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के एक दूसरे से शिकवा शिकायत पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं, इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। नॉन फाइलर जो हैं टैक्स के मद में, उनके लिए हुकूमत कोई नए इक़दाम ला रही है, सख्त इक़दाम ला रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर से हम प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर प्रोग्राम में चलेंगे रुझान और राजनपुर भी कच्चे का इलाका है, वहाँ से ख़बरें आती हैं वारदातों की, लेकिन अब कबायली इलाकों से भी वारदातें बढ़ रही हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ सूबा सिंध से, जहाँ पर आप जानते हैं कि उमरकोट के एक सरकारी डॉक्टर को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया, फिर उनकी लाश को जलाया गया, दफन नहीं होने दिया। इस पर सिविल सोसाइटी में पिछले कई दिनों से गम गुस्सा है। आज सिंध के वज़ीर ज़िया लंजार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हमने पुलिस की इंक्वायरी का वादा किया था, उसका उन्होंने रिज़ल्ट बताया कि ये है कि बिल्कुल ये इस्टेब्लिश हो चुका है बियॉन्ड डाउट कि ये वाकई में एक पुलिस मुकाबला, जाली पुलिस मुकाबला था और डॉक्टर साहब को कोल्ड ब्लड में उनका मर्डर किया गया। उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया है, उनके ख़िलाफ़ FIRs भी होंगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। कंक्लूजन निकाला है कि ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है। पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द से जल्द FIR कटवाए, और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की, और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। रही जैसे आपने DIG की बात की, तो यकीनन DIG इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसका। इस पूरे मामले में DIG मीरपुर ख़ास और SSP उमरकोट का जो किरदार था, उस पर बहुत सीरियस सवालिया निशान हैं कि इतने आला ओहदों पे जो अफसरान थे, उनका इस पूरे मामले पर क्या किरदार था। SSP उमरकोट जो जिस वक्त वहाँ पे जलाओ घेराव हो रहा था, कत्ल के नारे लगाए जा रहे थे, उन दिनों में उन्होंने पब्लिक में आकर एक स्टेटमेंट दिया था। सुन लेते हैं कि उससे क्या अक्कासी होती है वहाँ के हालात की। उलमाए कराम सां राब्तो कयो वियो, उनखां पोइ 295C सेक्शन मुताबिक़ FIR कई वई, जंहिंजी सज़ा क्लियर कट मौत जी सज़ा आहे, फाई जी सज़ा आहे। FIR खां पोइ पुलिस जूं 6 टीमूं जेके आहिनि से डिप्लॉय कयूं वयूं आहिनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, जेके सुबुह खां लॻल आहिनि सिर्फ़ु इन हिकिड़े मलून जी गिरफ़्तारी जे लाइ। माशाअल्लाह, असांजी पूरी कोशिशि आहे, पूरे ज़िले जी फोर्स सिर्फ़ु इन हिकिड़े कम ते लॻल आहे त असां हिन मलून खे खणी करे कोर्ट सगोरीअ साम्हूं पेश करे हिन जे लाइ फाई जी सज़ा वठी अचूं। यानी कि पुलिस ने इनके ऊपर 295C का मुकदमा किया है, जिसकी सज़ा मौत है। हमारी 6 टीमें काम कर रही हैं और हम दिन रात इस पर एक काम पे लगे हुए हैं, एक काम पर लगे हुए हैं, बाकी काम तो अपनी जगह, और हम इसको ढूंढ कर ही रहेंगे और हर जगह पे। और उन्होंने फैसला कर लिया, जो हम कहते हैं जज जूरी और एग्जीक्यूशन, कि हम करेंगे। तो ये तो बयान उस हफ्ते में सोशल मीडिया पे चल रहा था, लेकिन अब जो पुलिस की अपनी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि DIG परवेज़ चांडियो की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी थी, एक भरपूर रिपोर्ट है जिसमें टाइम लाइन है पूरी कि कब क्या हुआ। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमें पहले रिपोर्ट्स आई थी वो सही साबित हुई कि डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्भार को SSP उमरकोट के हुक्म पर एक सब इंस्पेक्टर की क़यादत में एक पुलिस टीम बनाकर रवाना की गई। उन्हें पहले बताया गया कि डॉक्टर जो हैं ये छुपे हुए हैं, ये मटियारी में है, आपने वहाँ जाना है। जब वो उस तरफ जा रहे थे तो उन्हें कहा गया कि नहीं, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कराची में कहीं हैं। पुलिस टीम डाइवर्ट हुई, वो कराची पहुंची, यहाँ पे उन्हें मुख्तलिफ होटलों में ढूंढती रही, उनका फ़ोन रिकॉर्ड देखती रही। यहाँ पर बिल आखिर उन्हें एक होटल से उठाया गया, उन्हें कहा गया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको हिफाजती तहवील में ले रहे हैं, हम आपको लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो टीम लेकर उन्हें मीरपुर ख़ास पुलिस के हवाले किया गया। वहाँ पे फिर ये रिपोर्ट आई कि एक वाइट वीगो आई जिसमें उन्हें मुंतकिल किया गया। ये वाइट वीगो जो थी, बाद में पता चला कि ये
वहाँ के जो एसएसपी मीरपुर ख़ास हैं उनकी ऑफिशियल वीगो थी। उसके बाद उन्हें फिर चंद घंटों के बाद आगे फिर CIA मीरपुर ख़ास के हवाले किया गया और फिर 19 सितंबर को रात को 12:15 बजे फिर एक और पुलिस पार्टी आई, जिसके बाद पता चला कि उन्हें कोल्ड ब्लड में मार दिया गया और मारने के फिर कुछ ही घंटों के बाद फिर उनकी लाश ले जाई गई मुकामी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। तो बेसिकली जो आपने पहले दिन जब हमने इसकी कवरेज की थी और आपने जो खोज लगाई थी, और मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मकामी रिपोर्टर्स थे वो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कहने से कतरा रहे थे। तो वो वर्जन ऑफ इवेंट्स 100% दुरुस्त, वो सही साबित हुआ। जो आपने प्रेजेंट किया है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सिर्फ इसमें इजाफा ये हुआ है कि जिस तरह इनको एक टीम ने उठाया, फिर दूसरी टीम को दिया, फिर तीसरी टीम को दिया, फिर चौथी टीम को दिया और फिर मौत के घाट। मतलब कहीं पे किसी ने ये तय किया हुआ था कि इनको कत्ल करना है, उसमें जज्बा है, हम अपना फर्ज निभाएं, कोर्ट वोट क्या, हम पहले ही अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। आसान अल्फाज में पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का कत्ल किया। जी, तो ये रिपोर्ट ये कह रही है। आज डॉक्टर शाहनवाज के भाई से मेरी गुफ्तगू हुई और कि हम अभी तक ज़ाहिर है कि बहुत सदमे में हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल रखे हमारे सामने। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसके कहने पे किया गया, किसने, ये जो DIG साहब हैं क्या उन्होंने हुक्म दिया था, और अगर उन्होंने दिया था तो क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो हर चीज़ में ताउन कर रहे थे, शरई उसूलों के तहत, कानून के तहत। और डॉक्टर शाहनवाज की अपनी वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें, मैं हर चीज़ में ताउन कर रहा हूँ। वो आखिर वक्त तक तरदीद करते रहे, इनकार करते रहे। किसी भी लम्हे पे उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। उन्हें ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया है। उनके भाई का, उनके वरसा का सवाल ये है कि डॉक्टर शाहनवाज को सफाई का मौका क्यों नहीं मिला, उनसे ये मौका छीनने का फ़ैसला किसने किया, इसका हिसाब कौन देगा। साथ ही फिर हमारी बात हुई उनके रिश्तेदार हैं, वकील हैं इब्राहिम कुम्भार, जो कि लीगल साइड को देख रहे हैं, और उनसे फिर आज हमने पूछा कि ये जो गवर्नमेंट की इतनी भरपूर एक फाइंडिंग आ गई है, तो आप इससे मुतमईन हैं या आपका जो अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा था, आप उस पर अभी कायम हैं? के इस एक्शन को हम सराहते हैं। उन्होंने जो भी है वो हमसे जस्टिस किया है। मैंने फैक्ट्स देखे हैं, इसकी रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर काफ़ी कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा गया है। हम बिल्कुल ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है पुलिस की कस्टडी के अंदर, तो ये बहुत ही भयानक हुई है। इसके अंदर बहुत इस्तराब था। जो डॉक्टर शाहनवाज की जो डेथ हुई है, हम इसकी बिल्कुल FIR रजिस्टर करवाएंगे। आज मेरे से जो वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार साहब की बात हुई और सैयद सरदार अली शाह साहब की बात हुई। उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी दिलवाई कि आपके साथ बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि अगर आप FIR कटवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्टेट काटेगी। मैंने कहा नहीं, हम खुद FIR कटवाएंगे और हम खुद ही इस पूरे केस को मंतकी इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा जो एक हमारी जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का एक जो डिमांड है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है और बरकरार भी है। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इस पूरे केस को पुलिस ने हैंडल किया है, अब सही है ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट शायद इसलिए आई है कि इतना एक शदीद पब्लिक रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे आपने कहा ना कि सबका यही सवाल है कि हाउ अप हाई अप डज दिस गो। क्या DIG जिसखानी ने ये ऑर्डर किया था, क्या नीचे से हुआ है, क्या हुआ है? जिस तरह वो उनका इस्तकबाल हो रहा है, तो उस वक्त तो मतलब मैं बॉडी लैंग्वेज नहीं कहना चाह रहा, लेकिन क्या करें, वो तो बड़े मुतमईन लग रहे थे। ठीक है। और हमने देखा है माजी में, राव अनवार का केस जहन में आता है कि अगर ऑर्डर दिया भी है ना, इसको साबित करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब जाहिर है कि राव अनवार साहब की पहुंच कुछ अलग थी, इनकी शायद उतनी पहुंच नहीं है जितनी उनकी थी, लेकिन वो जो चेन ऑफ प्रूफ होता है ना, वो इसमें इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है कि कहाँ से कॉल की, उसकी कोई रिकॉर्डिंग है, उसकी कोई किस नंबर से की, कहाँ ऑर्डर दिया, वर्बली दिया है, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल है। माजी में हमने देखा है ज़रा, जब बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं, अब मुझे याद आ रहा है मुर्तज़ा भुट्टो का भी केस है
कि आखिर में वो जो बिल्कुल निचले जो एहलकार होते हैं वो अरेस्ट होते हैं, उनके भी किसी के पाँव में गोली लगती है, कोई कुछ हो जाता है। तो मैं कोई अप्लाई नहीं कर रहा कि इसमें कोई कंस्पिरेसी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर वरसा ये कह रहे हैं कि हमें अदालती इंक्वायरी चाहिए और हुकूमत बज़ाहिर संजीदा नज़र आती है तो उसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, वो बना देनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का ये वाक़या है और जितना इसने पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, पब्लिक इमेजिनेशन को देखो, मसला ये है पब्लिक इमेजिनेशन का कि पब्लिक इमेजिनेशन हट भी जाती है, मीडिया की अटेंशन भी हट जाती है, और अक्सर हम देखते हैं कैलकुलेशन भी यही होती है। ठीक है, अब नाज़िम जोखियों का केस हमारे सामने, इस तरह के बड़े केसेस हैं कि यार हुआ, 2-3 हफ्ते बड़े शोर मचा, फिर जैसे ही स्पॉटलाइट हट गई ना तो अंदर खानी आपने सबकी सेटिंग कर ली, और जैसे आपने कहा नीचे के जो 5-6 होते हैं सिपाही, उनको आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया, बड़ा अच्छा, केस क्लोज्ड। दूसरा सवाल मेरा ये है, और पिछली दफ़ा भी यही सवाल पूछा था, अब भी यही सवाल पूछेंगे कि वो जो MNA हैं जी, पीपल्स पार्टी के MNA जो पुलिस वालों को मुबारकबाद दे रहे थे, अमीर अली शाह साहब, ये वहाँ के नूर शाह होते थे, मुंतखब नुमाइंदे, पीरी मुरीद का उनका बड़ा सिलसिला है, वो मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहे। अमीर अली शाह जो हैं वो समझें कि उनके साहबजादे हैं, और अभी तक मैंने नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी ने क्या एक्शन लिया है या नहीं लिया, कुछ सुना ही नहीं आपने, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं गया। हाँ, आई वंडर कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया वज़ीर साहब से या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की जो ये कहते हैं कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ हैं, और मैं मानता हूँ वो हैं और वो होंगे बिल्कुल, तो फिर आपने एक्शन भी लेना है। अगर आपने ये टॉलरेट किया, चशम पोशी की, तो फिर आप कह रहे हैं कि यार ऊपर से दिखा दो कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब ठीक है चलने दो। ये आई मीन देखो, मिनिमम डिमांड है कि आप शोकॉज तो भेजें, शोकॉज, और अगर शोकॉज अभी तक भेजा हुआ था तो वो मंजर आम पर आ गया होता, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ। जी वसत, हाँ नहीं सही है, इसमें मज़ीद ज़ाहिर है कि हम पिछले कई दिन से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बात यह है कि मैं तो इस पहलू पे जा रहा हूँ कि सोसाइटी ने बहरहाल जितना उसका इख्तियार था या जितनी उसकी कैपेसिटी है उस लिहाज से रिएक्ट किया। पहले तो ऐसा भी नहीं होता था जी। तो मैं इसे एक संग मील के तौर पे देखता हूँ। अब ये है कि ये चीज़ किस हद तक सस्टेन करती है, अगली वारदात अगर होगी, और जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी, उस पर क्या रद्द अमल आता है, और फिर उसके नतीजे में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वहीं रुक जाती हैं या फिर पीछे हटती हैं, इसलिए कि पुश बैक भी आएगा। जी, पुश बैक तो आएगा, 100% आएगा। कुछ मैंने देखा है, बयानबाजी शुरू हुई है, लेकिन बहरहाल इस मौजू को हम यहाँ छोड़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो बात करेंगे सीनियर जजेस के शिकवे और जवाबी शिकवे। वेलकम बैक। हर रोज़ एक नया तमाशा ही होता है, तो आजकल एक जो तमाशा चल रहा है वो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में ख़तों का तबादला। कुछ दिन कबल सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक 3 सफ़ों का ख़त लिखा, जो उन्होंने जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट के बाद जो दोबारा चेंज की गई है, उनको मुखातिब करके काफ़ी उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। ज़ाहिर है कि ये लेटर मीडिया तक भी पहुंच गया, जैसे तकरीबन हर एक चीज़ पहुंची जाती है या पहुंचाई जाती है, और फिर इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा। तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि आपने अचानक, आप यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अचानक जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से हटा दिया और इसके कोई वजूहात नहीं दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कि आपने एक लेस सीनियर जज को इसमें डाल दिया, और ये मतलब है कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं, चेरी पिकिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी कि एक लिहाज से बेंच फिक्सिंग या कमेटी फिक्सिंग इन दिस केस का इल्ज़ाम लगा दिया। जस्टिस शाह ने यह भी कहा कि ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि अदलिया में मुशावरत के साथ इस तरह के फ़ैसले लिए जाएं, यहाँ पर जिसको कहा जाता है कोलिजियल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, और फिर उन्होंने ये कहा, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि काफ़ी सुनी सुनाई बात है, कि ये जो रिवाज है कि आप सारे पावर्स एक शख्स के, जैसे कि चीफ जस्टिस, उनके अल्फाज हैं मेरे नहीं, मैं अगर कॉन्सेंट्रेट कर दो तो ये जमहूरी तकाज़ों और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब कुछ दिन गुजर गए,
और आज बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जवाब शिकवा मंजर आम पर आया है और जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समराइज़ करने की। उन्होंने कहा है कि जी देखें, पहले थोड़ा बैकग्राउंड दिया कि 1980 के जो रूल्स थे उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरा इख्तियार था कि वो अपना मनपसंद बेंच बनाए और कुछ लोगों ने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और माजी में अभी मैं ख्याल पिछले चीफ जस्टिस की वो बात कर रहे थे कि वो जब बेंचेस बनाते थे उनमें हमेशा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया जाता था। उन्होंने तो बाय द वे हद ही कर दी थी। उन्होंने तो हद कर दी, मतलब ये मानना अंधे को भी नजर आ रहा कि यार क्या। अच्छा, इसीलिए बहुत लोगों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सपोर्ट भी किया था। अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल आइडिया की कि एक बंदा ना फैसला करे, एक बंदा फैसला ना करे, ये मशावरत के साथ होना चाहिए। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस अख्तर और कुछ और जजेस थे जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की मुखालफत उस वक्त शुरू कर दी थी जब ये बिल की शक्ल में थी। उस वक्त ये पास भी नहीं हुआ था, आपने वहाँ से ही इसकी ऑपोजिशन शुरू कर दी थी। और जहाँ तक ये जस्टिस मंसूर को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जी आप मुशावरत की बात करते हैं, आप कोलिजियलिटी की बात करते हैं, लेकिन आप चंद कदम चल कर मेरे चेम्बर में आके मुझसे ये बातें नहीं करना पसंद किया आपने, और इस इंस्टेड आपने एक ख़त लिख दिया जो फिर पब्लिक हो गया, तो फिर मुझे भी पब्लिकली इसका जवाब देना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ख़त गैर मुनासिब इसलिए भी है क्योंकि ये जो इशू है ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो आपने तो अपना ओपिनियन पहले से ही दे दिया है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो कानून है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस को पूरा इख्तियार है कि तीसरा मेंबर वो कहीं से भी चूज़ कर ले जजेस में से, और ये जो आपने अल्टीमेटम भेजा है कि जस्टिस अख्तर को इसमें शामिल किया जाए, ये मौजूदा कानून के खिलाफ है। अब ये सारी बातें आप मुझसे भी पूछ सकते थे, यानी चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने नहीं पूछी तो तहरीरी शक्ल में इसका जवाब मिला। बेसिकली जरा नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है ना सर, हर किस्म का गैप है। मतलब एक दूसरे से आप पूछ नहीं रहे, आप पब्लिकली जो है वो सुना रहे हैं एक दूसरे को। कम्युनिकेशन का गैप है, पर्सनैलिटी का गैप है, आइडियोलॉजी का गैप है, गैप ही गैप में आप भर नहीं सकते इन गैप्स को, इतनी सीमेंट नहीं है पूरे में। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्योंकि आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को यहां से क्यों हटाया। कि एक तो जब ये एक्ट पास भी नहीं हुई थी, उन्होंने उस वक्त से ही मुखालफत शुरू कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे, इम्प्लीकेशन ये है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के पास मुकम्मल पावर्स हों और किसी भी चीफ जस्टिस के पास ये मुकम्मल पावर्स हों। उन्होंने ये भी कहा कि 11 वजूहात दिए उन्होंने, 11 वजूहात दी हैं। अच्छा, और ये अब इंटरेस्टिंग मजेदार भी हाँ, अब वो आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर पे। वो कहते हैं कि यार 2 जजेस हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से एक जस्टिस मुनीब है अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस, मैं नहीं कह रहा, जो हमेशा कहते थे कि जी नहीं, समर वेकेशन हमने पूरी करनी है, हालांकि उनके डेस्क के ऊपर इतनी थद्दी होती थी केसेस की। अच्छा, हालांकि वो अपनी समर वेकेशन में थे और कह रहे थे कि कोर्ट का काम मेरे पास मैं अभी नहीं कर सकता, वो फिर भी पुरस्कार थे कि कमेटी की हर मीटिंग पर मैंने आना, बैठना, मीटिंग्स अटेंड करनी, मीटिंग्स में मैंने अटेंड करना है, केस में मैंने काम नहीं करना क्योंकि छुट्टियां हैं यार, गर्मी की छुट्टियां हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आपने बदतमीज़ी की है एक मेंबर ऑफ द कमेटी के साथ, और कमेटी में तमाम साबिक चीफ जस्टिस भी थे और भी जजेस थे, और फिर आपने वॉकआउट किया है उस मीटिंग के साथ। अच्छा, एक और इल्ज़ाम, और आसान अल्फाज में मेरा ख्याल है कि काम चोरी का इल्ज़ाम है अगर कहा जाए, कि आपके जो इतने भी बेंचेस होते हैं वो 11 बजे से पहले आप एडजर्नमेंट ले लेते हैं, सारे काम ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जजेस ने भी एतराज़ किया कि हम पूरे दुनिया पे क्यों बैठे हुए हैं, अगर आप 11 बजे अपने आप को फारिग कर देते हैं और फिर समर की वेकेशंस पर भी जाने हैं। आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपके सामने आते हैं, आप चुटकी बजा के रिलीफ दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ना उसकी हियरिंग होती है, ना उसकी कोई फाइनल डिसीजन होती है। तो और जहाँ तक जस्टिस अफरीदी की बात है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैंने जस्टिस अफरीदी से पूछा था क्योंकि वो नेक्स्ट इन सीनियरिटी थे, क्योंकि एतराज़ मैं आपको याद दिलाऊं ये था कि आपने सीनियरिटी को इग्नोर करके एक जूनियर जज को उठा के लगा दिया है, जो जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि उनको पूरा इख्तियार था इस बात का। लेकिन उन्होंने ये भी कहते हैं कि जस्टिस अफरीदी से मैंने पूछा तो उन्होंने माजरत कर दी, उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं बैठूंगा इस कमेटी में, जो भी उनकी वजूहत थी। और ये सवाल मैंने आप यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने जस्टिस
जस्टिस अफरीदी। मतलब आपको पता था, मतलब कि आपको पता था फिर भी आपने खत फिर भी आपने खत हाँ, तो ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो असल जो गुस्सा है मेरा ख्याल है, ये तो बातें हो गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, चेरी पिकिंग, ये जस्टिस मंसूर ने इस्तेमाल किया, मंसूर अली शाह ने जो इस्तेमाल किए जी, चेरी पिकिंग और वन मैन शो, ये चीजें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चुभी। देखें क्लैश ऑफ ईगोज है सर, क्लैश। अच्छा, दोनों ब्रिलियंट लॉयर्स और जजेस हैं, हर लेवल पर क्लैश ऑफ ईगोज। लेकिन ये आप देखिए, एक हमारा नहीं होता, हमारा अच्छा होता है, नहीं होता। हाँ, अच्छी बात है, आप कोशिश करते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। लेकिन कहने का मकसद है हमारा इंस्टीट्यूशन के 2 टॉप के लोग हैं, है ना, नंबर 1 नंबर 2, उनका इस तरह से पब्लिकली आके करना, और दोनों, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ कि दोनों ब्रिलियंट हैं, लेकिन या तो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं। अच्छा, क्या देखिए, हम तो हंस लेते हैं, क्या करें, रोज हम क्या और करें, अब वापस कोई चॉइस है। मकसद ये कि इट कॉल्स इनटू द क्वेश्चन ऑफ द इंटेग्रिटी, वकार आपकी अदलिया का, और आप रोज ये खत लिखे। आज जो खत आया है, अब आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जस्टिस मुनीब वो एक और खत लिखेंगे कि हाउ डेयर यू, आपने मेरे पे ये कैसे इल्जाम लगाया, काम चोरी का, मैंने तो इतने केस निपटाए वगैरह वगैरह। तो यार आप शुक्र करें अभी तक मीम्स तक नहीं पहुंचे। हाँ, तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं, वहां तक भी पहुंच, लेकिन ये थोड़ी पढ़ी लिखी मीम्स है। तो एनीवे, तो ये जो बात की ना कि यार अब्सर्ड एलिगेशन का लफ्ज है, आई मीन ये अब्सर्ड, अब्सर्ड कि ये चेरी पिकिंग और ये जो वन मैन शो है, उन्होंने कहा कि यार ये आपके क्लीशेज हैं और ये हकीकत से बरक्स है, ठीक है, इट्स नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी। लेकिन क्योंकि अब आप पब्लिक में आ गए हैं, तो अब अच्छा, अब इसके बाद 25 पॉइंट लिखे हैं, 25, जिनमें अपनी कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि जी बहुत चीफ जस्टिस ऐसे थे, और आपको पता है कि वो कौन है, जो एक मनपसंद टोले उनके इर्द गिर्द होते थे ना, वो हेंचमैन, क्लिक का नाम इस्तेमाल किया है, और वो सुप्रीम कोर्ट ले रहे थे, और यही सुप्रीम कोर्ट की कमिटीज़ में बैठते थे, फुल कोर्ट मीटिंग्स नहीं होती थी, और मैंने उनको दोबारा शुरू किया है, लाइव ट्रांसमिशन मैंने शुरू की है, बात सच है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स मैंने शुरू की हैं, और हाँ, जमहूरियत की वापसी को भी मैंने यकीनन बनाया है। और आखिरकार 8 फरवरी को इलेक्शंस तो हुए थे पूरे मुल्क। ये बताएं 25 अक्टूबर को वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? यार मुझे सवाल तो ये है ना, मुझे नहीं पता। आपके सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुबह दोपहर शाम इसी सवाल के खोजना में लगे रहते हैं कि काजी साहब हिम्मत को टिक रहे हैं या जा रहे हैं। उनकी हिम्मत को सलाम, मैं तो कभी ना कर। ये भी एक ऑब्सेशन है कि हमारे यहाँ कि चीफ कब तक रुकेगा, एक्सटेंशन लेगा नहीं लेगा। हमारी बाल सफेद हो गए इसी बहस में। मेरे हो गए, आपके तो मेरे भी हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं। जबकि साथ में आपके यार पता है, वैसे अगर इस मुल्क की तारीख लिखी जाए ना, हम गलती करते हैं, हम गलती करते हैं। हम देखते हैं सदर कौन था, हम देखते हैं वजीर आजम कौन था, हमें देखते चाहिए चीफ्स कौन है और उनकी एक्सटेंशंस कब होती हैं जी, बिकॉज ये एंगल है जिससे आपको पाकिस्तानी हिस्ट्री स्टडी करनी चाहिए। इंशाल्लाह किसी दिन ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, किसी दिन ऐसा करेंगे। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे टैक्स की, और वो भी नॉन फाइलर्स के लिए क्या होने जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम सबको मुबारक हो। हम कल भी मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन जोश इतना है कि आज मैं दोबारा मुबारकबाद दे रहा हूँ। IMF से 3 बरस के लिए $7 अरब मिल गए हैं। 3 बरस का टीका लग गया है, और अब तवज्जो दे सकती है सरकार, जितनी भी आईनी तरमीम करनी है उस बार। मुझे अब तो चिटसी होने लगी है कि जब भी ये पैकेज मंजूर होता है तो वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि बस ये आखिरी है, अब हम जो है दोबारा IMF की तरफ नहीं जाएंगे। इस मुल्क में ये 24वां पैकेज है, और 24 बार उन्होंने कहा है कि बस ये अब आखिरी है। इस पे वक्त हुआ तो बात की जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल ये है कि बिलआखिर हुकूमत ने उसूली तौर पे फ़ैसला कर लिया है कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर का जो इम्तियाज़ है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी फाइलर्स की, और बाकी जो हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया या जिन्होंने की आमदनी कम शो की है उनके साथ मुख्तलिफ सलूक होगा, और कुछ पाबंदियाँ वगैरह का भी पैकेज तैयार हो रहा है। रोज़ाना इसकी खबरें आ रही हैं, लेकिन फ़ाइनल डॉक्यूमेंट हमारे सामने मौजूद नहीं है। मेरी नज़र से गुज़रा फ्राइडे टाइम्स का एक आर्टिकल जो मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ सीनियर कानूनदान और लम्स के उस्ताद हैं डॉक्टर इकरामुल हक, उनका था कि ये दिलचस्प बात यह है कि PMLN की जो हुकूमत थी पिछली, जो 2013 में आई थी, उसने ये कैटेगरी मंजूर की थी कि फ़ाइलर होंगे, नॉन फाइलर होंगे। फ़ाइलर जो हैं
वो वेल्थ टैक्स जो है एक विद होल्डिंग टैक्स वो कम शरह का देंगे, और जो नॉन फाइलर होंगे वो विद होल्डिंग टैक्स ज़रा सा ज़्यादा देंगे, और उसके बाद वो घूमते फिरें आज़ादी के साथ। उसी PMLN की हुकूमत को अब अचानक से ये ख्याल आया कि यार ये ज़्यादती है फाइलर्स के साथ, तो नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ये कब ख़त्म होगी इस बारे में जितने मुंह उतनी बातें हैं, उसूली फ़ैसला हो चुका है। अब ये उसूल कब से लागू होगा ये हम नहीं जानते। डॉक्टर इकरामुल हक साहब जो खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नून तब गलत थी, अब गलत है, तब खुशफहमी का शिकार थी, या अब खुशफहमी का शिकार है? जी जाहिर है कि इस हेलो जी साहब, जी 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 प्लीज। जी मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि नॉन फाइलर होने की वजह से आपकी इंटरनेट काट दी हो किसी ने। डॉक्टर साहब फाइलर हैं यार। डॉक्टर साहब फाइलर हैं। जी 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 डॉक्टर साहब जी जी दरअसल नॉन फाइलर की कैटेगरी तो एक बहुत ही मजाक खेज बात थी कि आप जाहिर अगर आपके टैक्स वाजिब है और आपने अभी गोशवारा देना है तो फिर ये कहना कि चलिए आप ना दीजिए, बस कुछ थोड़ा सा हमें ज़्यादा टैक्स विद होल्डिंग की मद में दे देते, और वो भी ज़्यादातर ऐसे टैक्सेस होते थे जो आप आगे पास ऑन कर देते थे, तो वो लोग खुश थे कि चले भाई हमें तो ये कह दिया गया है कि ये टैक्स हम किसी से लेकर आपको अदा कर देंगे। मतलब किसी ने गाड़ी खरीदनी हो और वो बेचनी हो और वो नॉन फाइलर रहना चाहता हो, तो उसने 30-40 गाड़ियाँ लोगों के NIC लिए बुक की, और उसके बाद उसने वो जो ज़्यादा टैक्स इजाफी दिया और वो लोगों पे पास ऑन कर दिया। गाड़ियों में वैसे भी आपको पता है यहाँ पे ऑन पे बिकती हैं, तो इस तरह के सिलसिले बहुत जारी रहे। अब ये इस हुकूमत का कोई कारनामा नहीं था, बल्कि आपको पता है जब IMF वाले आते हैं तो वो ज़रा चीज़ों को अरिथमेटिकली ज़्यादा देखते हैं, वैसे पॉलिसीज़ वगैरह पे तो उनको भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। तो उन्होंने नंबर्स देखे, उन्होंने कहा भाई ये कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कभी कभी 5 मिलियन के करीब रिटर्न्स आ जाती हैं या 5.5 आ जाती हैं, मगर फिर वो गायब हो जाते हैं सडनली जब मार्च में आप उनको सफाई करते हैं कि आप भाई इनमें से किन लोग थे जिसने अगले साल की रिटर्न क्यों नहीं दी। तो वो वन टाइमर ही बस अपना टैक्स बचाने के लिए कि हम फाइलर बन जाएं, तो कोई ज़ीरो की रिटर्न फाइल कर देता है, कोई थोड़ा सा टैक्स अदा किए बगैर भी कोई लॉस दिखा दे या बिलो टैक्सेबल दिखा दे। तो इस तरह काम चल रहा था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि ये आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे तो सारे नंबर्स भी आपके जो हैं वो बिल्कुल फेक हो गए हैं। अब तो आप यूँ समझिए कि आपके पास 2 मिलियन रिटर्न्स भी नहीं है जिसमें कोई खातर खा टैक्स अदा हो रहा है। तो वही 2000 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान का 80-85% टैक्स अदा कर रही हैं। तो उसके बाद ये बात अगरचे उन्होंने बताई तो नहीं है, मगर मैं आपको एक अथॉरिटी पे बता रहा हूँ कि 700 बिलियन का टैक्स जो था वो ये नॉन फाइलर्स के जो वो फ़र्क है उसकी वजह से आता था। तो उन्होंने कहा जी 700 बिलियन का टैक्स हम कैसे फोरगो कर दें, मगर इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी सख्ती से कहा कि नहीं, आपको ये हर हालत में करना होगा। जैसे उन्होंने कहा है कि आपको एग्रीकल्चर 1 जनवरी से अब सूबों को भी उसी सतह पे लाना होगा जिस सतह पे आमतौर पे हमारा पर्सनल इनकम टैक्स या हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है। तो ये शर्त जो थी ये भी IMF की तरफ से आई। अब वो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाएंगे और जाहिर है कि वो सिर्फ डेफिनेशन ही वहाँ से ख़त्म करनी है, मगर कंप्लायंस कैसे होगी? क्या वो जो लोग पाकिस्तान में काबिल टैक्स आमदन रखते हैं वो सारे के सारे अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो इन्फोर्समेंट वैसे भी FPR का मसला है। अगर वो पहले नाकाम हुए तो अब कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो IMF की आपने बात की है, IMF की आपने जो बात की है, तो वो उसके सामने बड़ी हैरतों के पहाड़ होंगे। मसलन आपने जिक्र किया 700 बिलियन रुपए का गैप है। ये सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का गैप है 700 बिलियन रुपए का। सीमेंट सेक्टर का 100 बिलियन रुपए का टैक्स है। और उसके अलावा IMF इस पर भी हैरान हुआ होगा कि गुज़िश्ता साल 6 मिलियन टैक्स रिटर्न्स जमा हुए और उनमें से 2.5 मिलियन ज़ीरो इनकम टैक्स था जिन्होंने ये रिटर्न्स जो हैं वो फाइल किए हैं।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अच्छा, वज़ीर ख़जाना कहते हैं हमारे पास डेटा मौजूद है और हम इन्हें तलाश करेंगे, हम इन्हें डिटेन नहीं करेंगे लेकिन हम इनसे पैसे वसूल कर लेंगे। एक एम्बिगुअस टर्म जो इस्तेमाल की है वो ये कि उसूली फ़ैसला हो गया है, जबकि सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसमें जो लैंड रेवेन्यू के डॉक्टर हामिद रफ़ीक सरवर हैं, उन्होंने कहा है जी कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ ये कहा है कि नॉन फाइलर्स और जिन्होंने अंडर पेमेंट की है उनके खिलाफ तादीबी इक़दाम सख्त किए जाएं। तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन है कि ये जो गुब्बारा छोड़ा गया है कि हम नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म कर रहे हैं, खुद FBR के जो बयानात हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि देखिए मसला ये है कि इस वक्त जो कानून की किताब है उसमें नॉन फाइलर को डिफाइन भी किया गया है और उसी लिहाज से फिर टैक्स के अंदर जो मुख्तलिफ रेट्स हैं विद होल्डिंग के, क्योंकि हमने बहुत सारा ट्रांजैक्शनल टैक्स भी लगाया हुआ है कि अगरचे उसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर जाहिर है कि वो कोई का आपकी चीज़ खरीदनी है, कोई बेचनी है, मुख्तलिफ इस तरह के आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो हर तरह की टैक्सेशन चाहते हैं कि हम चाहे आपकी आमदनी है या नहीं है, बस आपसे टैक्स कुछ वसूल कर लिया जाए। और ज़ाहिर है रिफंड्स तो होता नहीं पाकिस्तान में, तो वो भी एक तरह से फिर इनडायरेक्ट टैक्स ही बन जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अभी वो क्या हमें नहीं पता कि अगर असूली फैसला हुआ है, कोई डेडलाइन है, क्या वो कोई इसके लिए लेकर आएंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, क्योंकि अभी जाहिर है कि फिनेंस बिल तो अगले जून में ही आएगा, कोई और अमेंडमेंट बिल भी ला सकते हैं, मगर कोई ऐसी वजह जो है वो उनको भी पता है कि 700 बिलियन जो अजाफी तौर पे इन लोगों से आ जाता है वो कैसे फोरगो करेंगे, तो फिर गैप कैसे फिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में बजाय कि हम स्पेकुलेट करें देख लेंगे कि वो कैसे ख़त्म करते हैं, मगर सवाल फिर वही रहेगा कि अगर आपके पास से 100 मिलियन लोगों का पता है कि ये अपने मोबाइल के साथ 15% और अब 1 जुलाई से तो 75% कर दिया जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उस क्यूनिटिव मैयर के बावजूद भी किसी ने एहतजाज नहीं किया कि अब मुझसे 75% टैक्स क्यों लिया जा रहा है मोबाइल बिल के साथ। लोगों ने इस पर बात भी नहीं की, तो शायद लोग समझते हैं उनका खर्चा बढ़ गया है, पहले मोबाइल कंपनी हमसे 500 का अपलोड करवा रही थी, अब 800 का करवा रही होगी। तो पाकिस्तान में चूँकि टैक्स के बारे में ज़्यादा लोगों को भी आगाही नहीं होती, तो उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में तो वो लोग भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आमदाद हासिल करते हैं वो भी ये 15% या 75% की शरह से ये टैक्स अदा कर रहे हैं। तो ये हमारा टैक्स जो है वो वाकई बहुत जो बड़े बड़े लोग इस कानून के ताल्बे इल्म उनको भी बढ़ता हैरत में डाल देता है कि कैसी कैसी चीज़ों से हम टैक्सेशन कर रहे होते हैं, फिर उसको इनकम टैक्स भी कह रहे होते हैं, जबकि वो प्योरली ट्रांजैक्शनल, ये नहीं कि किसी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसका दूर दूर तल्लुक कभी आपकी, बल्कि आपका खर्चा है, आप कह रहे हैं खर्चे के साथ ही मैं थोड़ा सा आपसे टैक्स भी ले लेता हूँ, मगर अब उनको वापस तो नहीं किया जाता। जाहिर है कि ये तो मिलियंस में लोग हैं जो मैंने अर्ज़ किया, अगर वैसे तादाद देखी जाए तो और भी ज़्यादा है, मगर मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह दिया, क्योंकि अब तो ब्रॉडबैंड यूज़र ही पाकिस्तान में 150 मिलियन के करीब हो चुके हैं जो मोबाइल के अलावा जिन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, और उनका खर्चा भी पाकिस्तान में आजकल मिनिमम 4-5 हज़ार से कम नहीं आता है। मगर वो जो टैक्सेस का मामला है वो ये है कि वो फाइलर उनको कहा जा सकता है कि भाई वो रिटर्न क्यों नहीं देते, मगर टैक्स तो दे रहे हैं। तो बहुत से ऐसे होंगे गरीब लोग जिनकी तो काबिल टैक्स आमदन भी नहीं है, मगर उनसे टैक्स लिया जा रहा है। तो फिर ये नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स चोर है, ये कहना चाहिए कि हाँ वो रिटर्न फाइल नहीं करते, और वो पेचीदा भी है, रिटर्न फाइल करना पाकिस्तान में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो फिर आपसे वेल्थ स्टेटमेंट भी पूछते हैं जिसमें पूछते हैं कि आपके क्या आप असासे हैं, आपकी बीवी के क्या असासे हैं, आपके बच्चों के नाम तो के असासे हैं, और जाहिर है कि वो इतना पेचीदा मामला होता है। फिर अखराजात बताएं घर के, वो बहुत ही दुनिया में अब ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, मगर पाकिस्तान में अभी इसका रवाज है, क्योंकि टैक्स मशीनरी ये तो तब्दील नहीं करना चाहती, ये उनका कंट्रोल है, इसी से वो जाहिर है कि लोगों को तंग कर सकते हैं। अगर सादा कर दिया जाए तो फिर उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं, फिर उस्तादी तो नहीं होगी ना डॉक्टर साहब, अगर चीज़ों को सादा कर दिया जाए ताकि लोगों के समझ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, फिर आपको ले चलते हैं राजनपुर।
हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारा जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। वहाँ पे जो डाकू बैठे हैं उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं, वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों को झांसे देते हैं, अगवा बराए तावान भी करते हैं। ये इलाका है जहाँ पे हमारे कम से कम 3 सूबों की सरहदें मिलती हैं आपस में। रहीम यार ख़ान है एक तरफ, राजनपुर है, कश्मीर का इलाका है। और जब भी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का ऑपरेशन होता है तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दरिया के बहाव को भी वो देख रहे होते हैं, कभी वो दरिया ऊपर होता है, कभी वो नीचे होता है। और ये इलाका ऐसा समझा जाता है जहाँ कभी कभी पुलिस भी जाने से घबराती है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ख़ास करके राजनपुर रुझान वाले इलाके से कि जो कबायली इलाका है उससे मुत्तसिल वहाँ पे लाकानूनियत फैल रही है। वहाँ से जो लोग पहाड़ों में हैं, मुसल्ला हैं, जदीद असला है उनके पास, वो रिसेंटली लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और ये तावान का मुतालबा करते हैं। वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, रेंजर्स है, मिल के कोशिश ये करते हैं कार्रवाइयाँ करने की, लेकिन लोगों में वहाँ पे बेचैनी फैल रही है। राजनपुर में डॉन के हमारे नुमाइंदे हैं कंवर फ़हीम, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर, आपसे पिछले 2-4 दिनों से ये बात चल रही है और आप बता रहे थे कि वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी सोर्सेज से भी बात हुई है, वहाँ पे जो सरदार हैं, बासर लोग हैं, उनसे भी बात हुई है। क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वहाँ पे? ये एक अचानक से कच्चे के बाद अब जो ट्राइबल एरिया जो कि राजनपुर के मगरिब में वाक़ है, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ के इलाके की सूरत हाल बता दूँ कि हमारे जो मशरक़ी जानिब है वहाँ पर इस वक्त रहीम यार ख़ान कच्चे का इलाका, जबकि मगरबी साइड पर जो है वो ट्राइबल एरिया है। तो यहाँ पे पहले भी ग्रुप्स एक्टिव थे। अब जो है मकामी सरदारों और तमाम जो इदारे हैं सिक्योरिटी इदारे, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि BRA एक्टिव हुई है और तकरीबन जो लोग हैं तकरीबन 12 से 13 अफराद मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जिसमें चरवाहे और दीगर जो लोग हैं उनको उठा लिया जाता है। एक हफ्ते के दौरान जो है 8 लोगों को उठाया गया और बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें सबसे बड़ी जो अलार्मिंग है वो थाना सदर जो कि पंजाब पुलिस की हदूद का इलाका है, वहाँ से भी लोगों को उठाया गया। मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ कि इसके अंदर रुझान से एक बंदे को उठाया गया है यासीन नाम का, और 3 को जो है वो खुन्नर चेक पोस्ट है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की, वहाँ से उठाया गया है। जबकि 2 अफराद को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बाजियाब करवाया, जिस वाले से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह ने बाकायदा एक जो है फोटो सेशन भी करवाया और इन लोगों की बाजियाबी की जो तस्वीर है वो भी हमारे साथ शेयर की। अच्छा, जो बाजियाब होकर आए, क्या पता चला कि ये कौन सा क्रिमिनल नेक्सस है, किसके पास थे? ज़ाहिर ये बात सामने आती नहीं है कि वो तावान देकर आए तो कितना आए, लेकिन आपकी मालूमात क्या है? जी, इसके अंदर ये होता है कि जो मकामी सरदार हैं वो क्योंकि इंटरफेरेंस करते हैं, कोई यहाँ पे ऑपरेशन इस हवाले से नहीं किया जाता। हालांकि जो रेंजर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 730 की नफरिया जो कि रुझान में, और जिसका काम यही है कि इन दरों और इन रास्तों को रोकना। जो बलूचिस्तान से लोग जो यहाँ पे अगर कोई मिलिटेंट या कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए पंजाब में दाखिल होते हैं, तो इस हवाले से उन लोगों का यही कहना है कि इसमें BRA के लोग जो है मकामी सरदारों का यही कहना है कि वो BRA यानी बलोच रिपब्लिकन आर्मी। जी सर, ये उनकी BLA की फंडिंग जो फंडिंग कर तरह की एक्टिविटीज करके जो है पैसे इकट्ठे करके जो है BLA को प्रोवाइड करती है। और ये तब से हुआ है जब जो इनकी BLA की एक्टिविटीज है वो बलूचिस्तान में बढ़ी हैं, और जब इतनी ज़्यादा शहादतें वहाँ पे की गई, टारगेटेड वहाँ पे ऑपरेशन किए गए, उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो है देखने में ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमें। अच्छा, तो जो आपकी ऑफिशियल से बात हुई है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे वो अपनी रिपोर्ट दे रहे होंगे, लेकिन आपकी हुकाम से बात हुई है, वहाँ पे बताएं कि उनके पास कैपेसिटी है सिचुएशन से डील करने की, नफरी है, वेपन्स हैं, या मुश्किल है सूरत हाल? जी, इस हवाले से अबंडेंट है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, क्योंकि ये यहाँ पर जो है बेसिकली इन दरों को अंग्रेज़ टाइम से जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कवर करती है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ ट्राइब हैं जिसमें मज़ारी, दरीशा, गुरजानी और लगारी, इस तरह के जो ट्राइब हैं उनके लोगों को शामिल किया जाता है। उन कमांडेड BMP कासिम गिल का यही कहना था कि टोटल हमारे पास इस वक्त नफरी 140 की है, जबकि ये 200 किलोमीटर लंबाई का बेल्ट है, इसको हम कवर नहीं कर सकते। साथ ही रुझान में भी अगर रेंजर है तो रेंजर हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि रास्ते गैप्स होते हैं,
तो पहाड़ों का जो आड़ लेकर ये लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो इस हवाले से जो मकामी लोग हैं, इस हवाले से एक बाकायदा मीटिंग भी यहाँ पर DC ऑफिस में मुनक्किद की गई सिक्योरिटी एजेंसीज की, इदारों की, जिनमें यही चीज़ हुई कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को अगर एक्टिव कर दिया जाए, उनकी नफरी बढ़ाई जाए या दीगर इदारे हैं, इस हवाले से हमें पंजाब पुलिस बिल्कुल नाअहल नजर आई है, क्योंकि इनकी हदूद से ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि थाना सदर की हदूद से ये अगवा करके लेके गया है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और पंजाब पुलिस जहां कच्चे में हमें नाकाम दिखाई दे रही है, तो वहां पर यहाँ पर भी उनकी नाकामी जो है साफ जाहिर है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर। ये एक बड़े डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये एक ओपन स्पॉट है। अब पहले भी आपने देखा है कि एक क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस होता है, क्योंकि सारे एक ही जगह से खाते हैं। जहाँ तक किडनैपिंग्स और रैंसम है, तो आपको याद होगा कि ये अमीर क्रिमिनल्स की तो एक है ही एक्टिविटी, लेकिन दहशतगर्द तंजीमें भी माजी में हमने देखा है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, भट्टा और बैंक रॉबरीज, ये भी 3 उनके होते हैं एवेन्यूज़ जिससे वो अपने फिर फाइनेंसिंग कराते हैं टेररिज्म ऑपरेशंस की। TTP का तो हमें पता है, TTP का भी पता है, लंबे अरसे तक कैसे फाइनेंस करते रहे TTP भी। और एक तो तंजीम थी, मुझे याद है, अब शायद वो डिफंक्ट है, लश्कर इस्लाम, मंगल बाग की, कुछ याद है आपको? तो उनका तो बाकायदा कारोबार ही यही था। उन्होंने सिर्फ अपने आप को मिलिटेंट दिखाया अपने कारोबार करने के लिए। तो इट वाज अ क्रिमिनल ग्रुप प्रिटेंडिंग टू बी अ मिलिटेंट ग्रुप। और जो कच्चे के डाकुओं के पास भी जो वीडियोस वो लगाते हैं जिस किस्म का असला हथियार है, तो ये भी बात सामने आई कि इनके ताने बाने उधर बिल्कुल TTP वगैरह से भी मिलते हैं, क्योंकि वो लगा ये कि वो अमेरिकन ग्रेड का असला है जो उनके पास है। और उसके सामने आप अपनी पुलिस को अगर आप देखें या ये जो ऑपरेशन करने जाते हैं, तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये एक इस्टेब्लिश ट्रेंड है दुनिया भर में, ये टू यूज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू फंड टेररिस्ट ऑपरेशंस। तो जब आप बात करते हैं ना क्रिमिनल मिलिटेंट नेक्सस की और इसकी मनी सप्लाई को तोड़ने की, तो ये बड़े ग्राउंड लेवल पर आपको फिर आके काम करना होता है। और यहाँ पर जो कंवर हमें बता रहे थे हमारे जो नुमाइंदे हैं, कि एक तो आपकी 3 जगहों से आपकी सरहद लगती है, फिर आपके पास 3 फोर्सेस हैं, आपके पास रेंजर्स हैं, आपके पास BMP है, आपके पास पुलिस है। तीनों की कैपेसिटी नहीं है और वो एक दूसरे के साथ बात और कोऑपरेशन भी उनकी कमी होती है। इनफैक्ट राइवलरी ज़्यादा चल रही होती है, जहाँ तक मैंने तो देखा है। तो ज़रार, आखिर में हमारे पास चंद मिनट हैं। मैं आज बात करना चाह रहा था थोड़ा लेबनान की भी, लेकिन हमारे पास अब वक्त की कमी है। आप मुख्तसर बता दें। बेसिकली ये कि हमें नज़र ये आ रहा है कि इज़राइल जो है वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। उनका जो नॉर्दर्न कमांड है वहाँ पे ट्रूप्स मोबिलाइज हो रहे हैं, रिजर्वर्स को बुला लिया गया है। इज़राइल के ताबड़तोड़ हमले बैरूत शहर पे भी अब शुरू हुए हैं और अब ये साफ लग रहा है कि वो उसे फैलाना चाहता है। 1000 से ज़ायद लोग अब तक शहीद हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर है चंद दिनों के अंदर। एक 21 रोज़ा सीज़ फायर बात कर रहा है अमेरिका और फ्रांस, नहीं उसका लेकिन उसका जवाब आ गया है बिल्कुल साफ साफ इज़राइल की तरफ से। उनके जो बेन गवीर साहब हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा अगर आपने ये सोचा भी तो हम कोalition गवर्नमेंट छोड़ देंगे। तो नेतन्याहू ने कहा कि नहीं हम नहीं सोच रहे, हम इसको बढ़ाएंगे। तो इज़राइल 2 महाज़ों पर, जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है और साथ ही लबनान पे भी चढ़ाई का वो सोच रहा है। हम अगले हफ्ते इस पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही हमें इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।